वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। वैसे तो ये लेक्चर आप लोगों का नोबेल प्राइज का होने वाला था, पर लेकिन जो एक नोबेल प्राइज और बचा हुआ है मैंने सोचा वो भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर कंबाइन वीडियो आप लोगों की देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, ठीक है, तो ये आज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये नोबेल प्राइज प्रस्तुत किया जाएगा तो वैसे ही इवनिंग में ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, यानी कि जैसे ही वो अनाउंस होगा उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सारे कंबाइन जो नोबेल प्राइज हैं वो एक वीडियो में आप लोगों को एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। 2019 के जो भी यहाँ पर नोबेल प्राइज हैं उनकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उससे भी आप लोग काफी फायदा देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में रिवाइज कर सकें। और मैंने ये वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर भी कर दी है, या फिर आप लोग YouTube पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं नोबेल प्राइज लिस्ट बाय वीर, तो आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिल जाएगी। तो 2019 की कंप्लीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए और 2020 की कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को याद होने चाहिए। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का बड़ी आसानी से यहां पर बन जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि 12-1 बजे करीब वो अनाउंस किया जाएगा, तो 2-3 बजे करीब आप लोग को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सही रहा, मुझे लगा कि एक तरीके से पहले तो मैं सोच रहा था कि ये आप लोगों को बता देता हूँ, फिर एक जो बचेगा उसको न्यूज़पेपर में हम लोग कवर कर लेंगे, पर लेकिन फिर मुझे लगा कि एक वीडियो के अंदर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है लास्ट ईयर वाला, क्योंकि हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी अभिजीत बनर्जी भी थे जिनको इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इसलिए लास्ट वाले नोबेल प्राइज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब तक इंडियन कोई भी नहीं देखने को मिला है 2020 के में, अगर नोबेल प्राइज इकोनॉमी के फील्ड में कोई निकल कर आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखेगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है आंसर राइटिंग के लिए उसको जरूर प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जितना ज्यादा आप लोग हो सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी चीजों को अच्छे लेवल पर आप लोग आगे लेकर चल पाएंगे। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोस्ट गार्ड के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों के माइंड में इंडिया का मैप तुरंत आना चाहिए कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इसी साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर कोई बोले कि वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, तो ये भी ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये चलिए आप लोग बताइए काउंट करके कि वेस्टर्न घाट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कितने राज्य आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं, टोटल मिलाकर 6 राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि गुजरात भी इसके अंदर कवर किया जाता है और इसी के साथ में तमिलनाडु भी आप लोगों को कुछ पोर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि नॉर्मली 4 राज्य फिर 5 राज्य आप लोग काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन ये याद रखना फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसको सर्च कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग कोस्ट गार्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारी कंट्री में कोस्टल राज्य हैं उनको गार्ड करने की बात की जाती है कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी रिसेंटली कई सारे यहां पर जो फास्ट पेट्रोल व्हीसल, यानी कि एक तरीके से कोस्टल वाले एरिया में सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए पेट्रोल व्हीसल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिनको यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के नाम से आप लोग जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईसीजीएस के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि एक और हमारी कंट्री में ऐसा शिप लॉन्च किया गया जिसका नाम है यहां पर, ये देखिए आप लोगों को सारे नाम जो देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये जितने भी नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे लड़कियों के नाम पे हैं, इनके औरतों के नाम पे, जिन्होंने हमारी कंट्री की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इनके नाम। सबसे पहले जो अभी यहां पर न्यूज है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे नाम बताऊंगा। पहले यहां पर है कनकलता बारू। कनकलता बारू जो है यहां पर इसका नाम रखा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है इन्हीं के नाम पर। तो कोस्ट गार्ड का जो नाम रखा गया शिप का, तो यहां पर आईसीएचएस कनकलता बारू के नाम से यहां पर इसको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। कहां पर? कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर इसको अभी बेसिकली कमीशन किया गया है, ठीक है। अगर मैप में भी आप लोग देखते तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ये यहां की बात की जा रही है, ओके। तो ये एक हो गया यहां पर, ये टोटल मिलाकर 5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5th और लास्ट था जो इसका नाम यहां पर रखा गया है। तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग जो लिमिटेड है उसके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया है। ये तो 5वां हो गया। इसके अलावा 4 और कौन से हैं जिसके नाम पर रखा गया है? तो डायरेक्ट आप लोगों से नाम मैच करने के लिए आ सकते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 5 पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जाकर भी पढ़ना है। तो पहला यहां पर देखने को मिला, इसका नाम रखा गया प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी रखा गया यहां पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर, तो आप लोगों को पता ही है। तो इनके नाम पर पहला नाम रखा गया आईसीएचएस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बिल्डिंग, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आईसीजीएस भी लिखा हुआ मिल सकता है।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है यहाँ पर इसका नाम रखा गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी कि आईसीजीएस प्रियदर्शनी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। दूसरा रखा गया यहाँ पर एनी बेसेंट आईसीजीएस यानी कि एनी बेसेंट जी के नाम पर रखा गया यहाँ पर। तीसरा रखा गया आईसीजीएस, ये है यहाँ पर कमला देवी, ठीक है। तो कमला देवी जो है हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर भी रही है और इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो हथकरघा वगैरह यानी कि जो भी आप लोग बोलते हैं हाथों से बुनाई करना, ये सब चीजें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, इसको काफी सपोर्ट किया गया हमारी कंट्री में। तो इनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया आईसीजीएस, जिनका पूरा नाम है इनका आफ्टर इनका कमला देवी चट्टोपाध्याय। तीसरा आईसीजीएस जो चौथा आईजीएस है यहाँ पर ये है अमृत कौर, ठीक है, ये भी हमारी कंट्री की फ्रीडम फाइटर थी, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर आप लोग हिस्ट्री थोड़ा समझते हैं, खासकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन था उस टाइम पर, तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया जब वुमेन के राइट की बात की गई हमारी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, तो इनके द्वारा काफी सारी बातें अपनी रखी गई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सा टाइम निकालकर होमवर्क हो जाएगा आप लोगों के लिए, चारों जो भी ये महिलाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, हिस्ट्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और ये न्यूज में, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कनकलता बारू के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी जानेंगे। ये जो बेसिकली सिर्फ यूज किए जाएंगे वो किस चीज के लिए यूज किए जाएंगे, एक तो पेट्रोलिंग करना, मैरीटाइम सर्विलेंस करना, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशन। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल के अंदर। जिस तरीके से आप लोगों को पता है मुंबई में अटैक हुआ था, तो मुंबई में अटैक हुआ था तो वो पानी के रास्ते इंडिया में आए थे, तो अगर हमारी कंट्री की कोस्ट गार्ड उस टाइम पर दुरुस्त होती तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी या कोई स्मगलिंग हो जाए, मान लीजिए कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि जानवरों की स्मगलिंग की जाती है हमारी कंट्री से बांग्लादेश में काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है, कई सारी चीजों की स्मगलिंग की जाती है, गलत तरीके से उसको ले जाया जाता है। पोचिंग देखने को मिलती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, जानवरों के जैसे सींग काट लिए जाते हैं उनको बेचा जाता है। तो कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिले, या फिशरी प्रोटेक्शन, हमारी कंट्री अगर बात करें कोस्टल एरिया जो मैंने भी आप लोगों को 9 बताए हैं उनके पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग चलेंगे तो फिशरी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। वहां पर जो पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं काफी लार्ज स्केल पर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कई बार उनकी जान भी जाती है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए भी यहां पर यूज किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो उस टाइम पर उनको बचाने का भी काम कोस्ट गार्ड करती है। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पर जो हम लोगों ने बात की अभी यहां पर, ये है यहां पर कनकलता बारू, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये एक फ्रीडम फाइटर थी, टीनेजर, जो इनकी डेथ हो गई थी, यहां पर इनको गोली लगी, शूट कर दिया गया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप लोगों से इनसे रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्ट कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं हिस्ट्री का कहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जबकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो इसलिए आप लोगों से अगर हिस्ट्री का भी कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये कि बैकग्राउंड में उसका कोई करंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में कब स्टार्ट किया गया था ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोग दिया कीजिए, और एक दूसरे के क्वेश्चन जो आंसर आप लोग देते हैं खुद सर्च करके दिया कीजिए, एक दूसरे कॉपी नहीं करने आंसर, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना खुद से सर्च करेंगे तो उसे लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यंगेस्ट, ये शहीद आप लोग इनको बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिनका नाम है यहाँ पर कनकलता बारू, ठीक है। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से हिस्ट्री के साथ में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री की एक आर्म फोर्स है, जैसे नॉर्मली आप लोगों को आर्म फोर्स देखने को मिलती है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी कंट्री की ये जो आर्म फोर्स है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ में कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारी कहां पर आती हैं, वो आप सारी हमारी मैक्सिमम होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। अगर एक को छोड़ दिया जाए जिसके ऊपर काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, चलिए उसका नाम बताइए, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। एक पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी है जिसपे कंट्रोवर्सी रहती है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये है कोस्ट गार्ड, हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था इसको 1978 में, लगभग 42 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारी कंट्री के कोस्टल एरिया को ये बेसिकली रक्षा करने का काम यहां पर करता है, ठीक है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, तो एक न्यूज नहीं पूरा टॉपिक कवर हो गया इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो आपका। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने एक गाना देखा होगा, वो जो गाना होता है, हालांकि मैंने लगाया भी था एक बार वीडियो में, सुनाया भी था आप लोगों पर, लेकिन उसपे वो क्या कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और वो गाना कट कर दिया गया वहां से। मूवी वो देखा नहीं आप लोगों ने गाना, एक लड़का जाता है एक कॉफी शॉप में जाकर गाना गाता है, एक लड़की रहती है, वो लड़की को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। वो क्या रहती है, वो लड़की बहरी रहती है, तो वो लड़का गाना गाता है, फिर वो साइन लैंग्वेज सीखता है उस लड़की को समझाने के लिए, ठीक है। तो खासकर उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता है, वो उस लोग जिस तरीके सुनाई नहीं देते, तो उनको भी सोसाइटी में इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये साइन लैंग्वेज जो है उसी के चलते हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसको ISLRTC बोला गया है,
इसके साथ में मिलकर एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो रिसर्च है, ये दोनों मिलकर हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। एक साइन किया गया एग्रीमेंट, ताकि मटेरियल ऐसा बनाया जा सके एनसीईआरटी की किताबों का, खासकर जो वे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, वो भी ढंग से उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो उनको भी यहां पर एक्सेसिबल ये एक अमाउंट हो सके, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एजुकेशन जो प्रिंट मटेरियल है यहां पर उसको कन्वर्ट किया गया इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर, ताकि डिजिटल फॉर्मेट में उसको समझाया जा सके। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, टीचर्स जो हैंडबुक है, इसी के साथ में सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का यहां पर ये सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में इनको तैयार किया जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी कोई मीडियम देखने को मिले, फिलहाल इन्हीं 2 मीडियम में तैयार किया जाएगा। जिसको नहीं पता एनसीईआरटी कहां से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम पर पूरा लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सारी एनसीईआरटी आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने प्रोवाइड किया था, फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से सर्च कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहां से एनसीईआरटी सारी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उनको एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी इंडियन साइन लैंग्वेज के थ्रू। और एजुकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यहां पर इसको मैंडेट किया गया है। यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी, जिसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। और आप लोगों को याद होगा, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया यहां पर, यूपी पीसीएस का पेपर अगर आप लोग देखे हैं, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी जो आई है वो 2020 में देखने को मिली है। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में अगर बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर है, और ये सोसाइटी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहां पर ये डिपार्टमेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। तो इसके अंदर ये डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अच्छा, आप लोग यहां पर ये बताइए, अभी फिलहाल मिनिस्टर कौन है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर देना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा, गुड समारिटन। ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, तो उनको बचाने का काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा एक पर्टिकुलर पर्सन जो है बाइक से फिसल गया है, और वो वहां पर अपनी जान की, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। तो अगर आप लोग सारे काम छोड़कर उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाएं, तो उस इंसान की जान बच सकती है। पर लेकिन अब से पहले यहां पर ये काफी डरावना काम हुआ करता था। अगर आप लोग हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा जाएगा, भैया ये कौन है, कहां पर एक्सीडेंट हुआ, तुमने तो नहीं किया है। मतलब तुमसे ज्यादा इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देंगे वहां पर वो लोग। तो उसको रोकने के लिए यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रूल लाए गए थे, और अभी हमारी कंट्री में ये हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहां पर रूल पब्लिश किए गए हैं, जिसमें गुड स्मार्टन के बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो लोग हेल्प करते हैं रोड एक्सीडेंट में विक्टिम को, जो ऑन द स्पॉट वहां पर उनको हॉस्पिटल में ले जाने का काम करते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई ऐसा आप लोग काम करते हैं, भले ही आपसे वो एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों का नाम वहां पर नहीं आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों से भी खुद भी एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग उसको हॉस्पिटल में पहुंचाकर आते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं कि किसी और की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर ना तो कोई डिस्क्लोज किया जाएगा आप लोगों का नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाद में इंक्वायरी अगर होती है तो आपका नाम आता है, तो वो एक अलग बात है। पर आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा कोई अगर और एक्सीडेंट करके चला जाता है, तो उसके चलते अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन की जान बचाई जाए, खासकर जो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और स्टार्टिंग का 1 घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जब एक्सीडेंट होता है 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल में इंसान को पहुंचा दिया जाए, तो उसकी जान बचाई जाती है, इसीलिए उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो उस गोल्डन आवर के तहत आप लोगों को यहां पर जान बचाई जा सकती है। तो बोला जा रहा है कि यहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस और पर्सनल डिटेल वगैरह। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, ये इंसर्ट किया गया था इसके अंदर एक सेक्शन 134A। तो आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन 134A में प्रोटेक्शन ऑफ द गुड स्मार्टन के बारे में बात की जा रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पर। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या चीजें अभी आप लोग फॉलो करके यहां पर चल सकते हैं। तो यहां पर जो गुड स्मार्टन है, यहां पर वो एक तरीके से नॉट लायबल फॉर एनी क्रिमिनल, और यहां पर जो सिविल एक्शन होते हैं, इसी के साथ में अगर पर्सन जो है, ठीक है, अगर कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है विक्टिम्स का, ठीक है, तो मोटर व्हीकल जो रेंडरिंग इमरजेंसी मेडिकल या नॉन मेडिकल केयर है, उसके तहत यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि
फोकस ये रहेगा कि आप लोगों के ऊपर कोई भी आंच यहां पर न आए, ठीक है। तो अगर कोई विक्टिम है यहां पर आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक तरीके से प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस हरासमेंट, आप लोगों की प्रोटेक्शन रहेगी, कोई पुलिस आप लोगों को हरास नहीं करेगा, ठीक है। नो डिटेंशन है हॉस्पिटल, कोई आप लोगों का यहां पर डिटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नो लायबिलिटीज टू पे एनी मेडिकल बिल, आप लोग कोई मेडिकल बिल पे नहीं करेंगे, ठीक है। नो कंपल्स एक तरीके कंपनसेशन टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी, कोई आप लोगों को आइडेंटिटी कंपल्स अपनी यहां पर नहीं बतानी है, और सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज भी आप लोग यहां पर नहीं होगी। यानी कि आप लोग अगर किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो इनमें से कोई भी चीजें आप लोगों से कोई भी नहीं पूछने वाला है। नॉर्मली पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा होगा, जिससे कि अगर इंसानों की जान बचाई जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लगभग 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हर साल, जिसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये वो जान जा रही है जिनको बचाया जा सकता है आसानी से, पर लेकिन इन सब चीजों की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी जान नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन चीजों पर फोकस देकर चलें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो खुद भी समझिए इसके बारे में और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी कंट्री में कई सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लॉन्च की जाती है, उसी में से एक स्कीम आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगी। हालांकि फेक न्यूज भी कई बार देखने को मिलती है, उनसे आप लोग अपने आप को बचाकर रखना है। यहां पर बात की जा रही है यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन, जो कि यहां पर एक तरीका वेंचर कैपिटल फंड होगा एससी के लिए, और उनको प्रमोट करेगा इनोवेशन, और यहां पर जो एससी स्टूडेंट्स होंगे उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, स्टडीज के लिए। समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूं ढंग से नॉर्मल भाषा में। हमारी कंट्री में जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कुछ फंड लॉन्च किया जा रहा है, एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसके चलते जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो भी स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, अगर वो कोई आगे चलकर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे चलकर यानी कि एक तरीके से स्टडीज एक तरीके से कोई अपना काम करना चाहते हैं, या फिर ये एक तरीके से एंटरप्राइज अमंग एससी स्टूडेंट जो है उनके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एक तरीके की स्टडी ले रखी है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा यहां पर। यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा अगर वो कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, अलग से उनको सपोर्ट करेगा। यहां पर इसी के साथ में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया था 2014-15 में, जिसमें यहां पर शेड्यूल कास्ट या फिर दिव्यांग जो यूथ हैं तो उनको हेल्प करने की बात की गई थी। उनको ये बोला गया था कि आप लोग जॉब के पीछे मत भागो, आप जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो, यानी कि आगे अपना बिजनेस करो और बिजनेस करके लोगों को जॉब दो, ना कि जॉब आप लोगों को लेनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली वहां पर देखने को मिला। तो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है फाइनेंशियल एक तरीके से कंसेशन के तौर पर, ताकि ये अपना एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सकें, अपना खुद का बिजनेस यहां पर बना सकें। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनकम्बेशन मिशन इनिशिएटिव जो है ये 1000 जो एससी यूथ हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेगा नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर, स्टार्टअप का आइडिया जिनके पास में टेक्नोलॉजी बिजनेस, इसी के साथ में वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत यहां पर इनको काउंट किया जाएगा। यानी कि 1000 के करीब बच्चों को यहां पर कवर किया जाएगा और टारगेट रखा गया 2024 तक का, ताकि यहां पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, इंसेंटिव दिया जा सके अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं। तो इसके चलते हैंड होल्डिंग प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी एससी के यूथ हैं, स्पेशली दिव्यांगजन को भी फोकस किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, जो स्कीम है यहां पर ये हमारी सोसाइटी का जो एक ऐसा सेक्शन है जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, उसको हेल्प करने की कोशिश यहां पर करेगा ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। और अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये सोशल जस्टिस के लिए काफी ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है इसी पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के बारे में। उनके द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट अभी लॉन्च की गई है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एम्पावर के द्वारा लॉन्च की गई एक रिपोर्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA और TERI यानी कि द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट को टाइटल दिया गया है ये है यहां पर इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली के अंदर में। यानी कि एक तरीके से जो यहां पर ये बात बोली गई है कि एक तरीके से इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ जो इकोसिस्टम सर्विस होती है, आप लोग एक तरीके से समझकर चलिए। यहां पर थोड़ी सी एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की डेट में अगर एक कोई पेड़ आप लोग काट देते हैं, ठीक है, पेड़ काट देते हैं, नॉर्मली बोलेंगे कि यहां पर हम लोग को रोड बनाना है, ठीक है, चलिए सही है, आप लोग रोड बना रहे हैं, पर लेकिन अगर वो पेड़ पूरी जिंदगी अगर वहां पर रहता तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को हो सकता ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता, कितना ज्यादा एनवायरमेंट को सही करता। उसके तरीके से अगर वो रोड जो है, जो आप लोग यहां से एक नहीं बहुत सारे पेड़ आप लोग काटने पड़ेंगे, अगर कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग खोज सकते हैं उस रोड का, थोड़ी सी जरा सी दूर को लेकर अगर आ जाए तो इतना ज्यादा क्या आउटपुट वो दे पाएगा। तो एक तरीके से जो हम लोग कई बार जो नहीं कहते छोटे छोटे फायदों के लिए जो हम लोग बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये कहते हैं कि जरा सा फायदे के लिए आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं मैक्सिमम टाइम। कई बार आप लोगों ने ये चीजें
अपने जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों से कोई आता नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये शॉर्टकट हो गया। अगर आप लोग लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप लोग हमेशा चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग वैसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं तो फिर आप लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे, और ये शॉर्टकट की आदत अगर लाइफ में पड़ गई तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि आप लोगों को शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमेशा प्रॉपर वे को फॉलो कर चलो। तो यही बात की जा रही है कि इस शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमी को फोकस पहुंचाने के लिए इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सोचते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट को खत्म करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक इज प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट आप लोग कर सकते हैं, दोनों को साथ में बढ़ा सकते हैं एक बैलेंस कर। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो रिपोर्ट है ये बनाई गई है सेंट्रल जियो अथॉरिटी और टीआरआई के द्वारा, यानी कि CZA और यहां पर TERI, ठीक है। तो ये इनके द्वारा यहां पर प्रस्तुत की गई है। सेंट्रल जियो अथॉरिटी यहां पर ये वर्ल्ड जियो अथॉरिटी के साथ में एफिलिएटेड हमारी कंट्री का इंस्टीट्यूशन है। TERI यहां पर ये क्या है, ये है द एनर्जी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है, इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये एक तरीका एनर्जी इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, जो कि काफी अच्छे से काम करता है हमारी कंट्री में, खासकर अगर बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये काम करता हुआ नजर आता है। इंपोर्टेंट यहां पर ये दिखाई गई है इंपोर्टेंस, बेसिकली जो हैबिटेट्स हैं, यानी कि जैसे कि जू वगैरह हो गए, ये इनके लिए जू जो है जूज टू ह्यूमन वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कभी बारी आप लोगों को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उसको यहां पर रोक पाएंगे। जो स्टडी है वो अपने ही काइंड की एक स्टडी है, यानी कि नॉर्मली ऐसी स्टडी देखने को मिलती है, तो एंटायर वर्ल्ड में एक अपने ही तरीके की ये स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी स्टडी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि टोटल एनुअल इकोनॉमिक जो वैल्यू यहां पर बताएगी इकोसिस्टम की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, कार्बन सीक्वेंसिट्रेशन यानी कि एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, एजुकेशन, रिसर्च, और इसी के साथ में रिक्रिएशनल और कल्चर। तो इन सबके अराउंड बोला गया कि 423 करोड़ के करीब यहां पर वैल्यू आप लोग इसकी लगा सकते हैं। यानी कि जो मानते हैं ना कि इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो आप लोगों की हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो उसके ऊपर खर्चा आप लोग करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट का खराब होने का मतलब है कि अपनी हेल्थ को बेकार करना, अपनी हेल्थ को बर्बाद करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। कोविड-19 से लोग बीमारी तो हुए, कितनी ज्यादा नुकसान इकोनॉमी को देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे समझे तो हम लोग चीजों को समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो वन टाइम कॉस्ट ऑफ द सर्विस सच एज कार्बन स्टोरेज, ये सारी चीजें लैंड वैल्यूज प्रोवाइड कराती हैं। तो जो एस्टिमेट है यहां पर बोला जा रहा है अराउंड ये 55,000 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी वैल्यू को अगर काउंट करने आप लोग बैठ जाओगे ना तो आप लोग इनका एक तरीके से मोल भाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ये न्यूज में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जिस लेवल पर जाकर अगर कोई आप लोगों को ये चीजें पेड पढ़ा रहा है तो आप लोगों को लगेगा यार पैसा लेके पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा होगा, पर लेकिन ये चीजें अगर आप लोगों को बिना कोस्ट के अगर कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोस्ट नहीं है, मैंने अपनी कॉस्ट कम की है, यहां पर अपनी कॉस्ट मैंने घटाई है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मैं अपनी कॉस्ट पर ये दे रहा हूं, ना कि इसे फ्री में है। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि ये सारी चीजें उस तरीके से आप लोग देखकर चलो। तो ये आप लोगों ने फील भी किया होगा, कोई भी एग्जाम देकर आओ और अगर आप लोगों ने करंट अफेयर सुन रखे हैं तो आकर मुझे बोल सकते हैं आप लोग कि सर आपने ये नहीं करा, इस तरीके से ये आपने गड़बड़ कर दी। यहां पर चाहे पॉलिटी की बात करिए, चाहे करंट अफेयर की बात करिए, पेपर भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है। तो ये चीजों की गारंटी मैं तभी ले पाता हूं क्योंकि इतनी मेहनत इनके ऊपर की जाती है। तो इसलिए चीजों को हल्के में नहीं लेना है। आप लोग गलती कहां कर बैठते हैं, रिविजन नहीं करते हैं। जितना ज्यादा चीजों का रिविजन करेंगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को ध्यान रख पाएंगे। तो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, वो जरूर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले काफी डिटेल में हम लोगों ने कोस्ट गार्ड के बारे में जाना, कोस्टल एरिया देखिए हम लोगों ने कौन कौन से कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री के, इसी के साथ में कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में बात करी और यहां पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक यंग पर्सनैलिटी के बारे में भी बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की हमारी कंट्री में एनसीईआरटी क्या काम करने जा रही है और यहां पर क्या इंस्टीट्यूट है और किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करने वाला है। हम लोगों ने नेक्स्ट यहां पर बात की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के और गुड स्मार्टन के बारे में, क्या क्या काम रहता है और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। एक ये न्यूज हम लोगों ने अभी देखी जो जू के बारे में बात करी थी। एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी यहां पर सोशल जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट न्यूज थी। आइए अब बात करते हैं यहां पर आज का क्विज आप लोगों के सामने जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ये अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इसके द्वारा एक रिपोर्ट जो कि तैयार की गई CZR और TERI के द्वारा। इनका आप लोगों को दोनों का नाम बताना है, फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। इसका नाम क्या है यहां पर रिपोर्ट का, इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहां पर ये फास्ट पेट्रोल विसल, जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के थ्रू यहां पर ICGS जिसको आप लोग बोलते हैं, तो अभी एक पर्सनैलिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो 5वां शिप गार्ड था। और कहां पर ये लॉन्च किया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कनकलता बारू जो है हमारी कंट्री में ये एक फ्रीडम फाइटर थी आसाम से। कौन से मूवमेंट में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया फ्रीडम फाइटर के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट यहां पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की जा रही है। इसका सेक्शन 134A किसके बारे में बात करता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने बात की यहां पर इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, खासकर जो डेफ पर्सन है जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए। इंपावर यहां पर बात की जा रही है इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में। जो सेंटर है ये इंपावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर में आता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इस वीडियो के बारे में बाद में आप लोगों को नोबेल प्राइज वाली वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ आप लोग यहां पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहां पर टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे जहां से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।